बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री बहुत गरीब थे। घर पे कई बार भोजन नहीं होता था। इनके हिसाब से इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। पढ़े लिखे तो है नहीं, देहाती आदमी। और आज 26 साल की उम्र में बड़े बड़े नेता, राज्यपाल, आईएएस ऑफिसर तक आके इनके पैर पड़ते और ये प्राइवेट जेट्स में घूमते। कैसे? ये वो कहानी है जो धीरेन्द्र शास्त्री ने सबको सुनाई है। मैं 8-9 साल की उम्र से ही पूजा पाठ करने लगा था अपने दादाजी के साथ। 12-13 साल की उम्र होते तक मुझे कुछ अंदर से अनुभव होने लगे थे। मुझे अज्ञातवास का पता नहीं था। महाभारत पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि पांडवों की तरह अज्ञातवास मुझे भी जाना होगा, तो मैं पांडवों की तरह अज्ञातवास चला गया। वहीं से आने के बाद मैंने अपना बिजनेस नहीं, मैंने अपना समाज कल्याण का कार्य शुरू किया। थैंक यू वेरी मच माय डियर, आई प्राउड ऑफ यू। जैसे मेरे दादा गुरु जी भी लोगों की मन की बात जान के उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते थे, वैसे ही मैंने भी यही काम करना शुरू किया और इसे ही मैं दिव्य दरबार कहता हूँ। वाह क्या स्टोरी है। पर रुको, इस स्टोरी में तो कुछ लूप होल्स। अगर सबके सब सिर्फ कर्मकांडी ही थे और दक्षिणा से ही घर में पैसे आते थे, तो इनके पापा खेती क्यों करते थे? और ठीक है, खेती करते थे, पर खेती से पैसे नहीं आते थे क्या? थोड़े तो आते होंगे। तभी तो धीरेन्द्र 12th में 74% बना के पढ़ पाए। दक्षिणा के पैसे से ही बेचारा कैसे पढ़ता? इनके हिसाब से ये कहीं अज्ञातवास में चले गए थे, किन्हीं जंगलों में, पर उन जंगल्स की कोई डिटेल नहीं है। और इसके बाद ही इन्होंने अपना दरबार और बाकी सारी प्रैक्टिसेस शुरू की, क्योंकि वहीं जाके तो इन्हें एनलाइटमेंट मिला ना, बुद्धा के जैसे। पर 2014 में ही इनके गांव वालों ने इन्हें बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये भूत वगैरह का काम करते। गांव से बाहर निकल के ये पास के ही सामुदायिक भवन में रहने लगे थे। और तो और ये ही सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि इनके दादाजी कुछ चमत्कारी प्रैक्टिसेस परफॉर्म किया करते थे। एक और आदमी है जो ऐसा करता है, जो इसी फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, जिसका नाम है पांडोखर सरकार। और उसका कहना है कि 2020 के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं था। और तो और इनके खुद के चाचा अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि सिर्फ यज्ञ कराते थे इनके दादाजी, और कुछ नहीं करते थे। ऐसी 25 यज्ञ की हमारे पिताजी ने, सेतुलाल करके जी ने, और हम सब लोग जो है उन्हीं की सेवा में रहे। अब इसमें कितना सच है ये किसे पता। खैर, कुछ साल पहले छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं धीरेन्द्र जी, और सारे रिपोर्टर्स को बुला के कहते हैं कि सुनो, हमारे यहाँ एक सिद्ध स्थान है, वहाँ पे आओ, दर्शन करो और चमत्कार देखो। रिपोर्टर्स ने पूछा कौन सा चमत्कार? तो धीरेन्द्र जी ने कहा कि पहाड़ी में शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे सिर्फ दियों की रोशनी होती है, बल्ब अपने आप फूट जाते हैं। इस बात में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। समय के साथ धीरेन्द्र ने सोशल मीडिया में काम करना शुरू किया, क्योंकि धीरेन्द्र को समझ में आ गया था कि टीवी मीडिया में इतनी जल्दी काम नहीं बनने वाला है। इसके बाद धीरेन्द्र कथा भी पढ़ने लगे। ये यंग थे और कथा पढ़ रहे थे, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला। बहुत सारे धार्मिक चैनल्स ने इन्हें कवर करना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया में तो इनकी छवि कुछ अलग ही निकल के आई। ये धीरे धीरे करके वायरल होने लगे। असल में ये वायरल नहीं हुए, ये बहुत वायरल हो गए। पॉलिटिशियन से लेके आईएएस ऑफिसर तक सब इनमें अपना फायदा देखने लगे और सब इनसे जुड़ने लगे। बीबीसी कहता है कि ये बने तो कांग्रेस नेताओं की वजह से हैं, पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सपोर्ट है। हमने इसकी झूठी और सच्ची कहानी के बारे में तो बात कर ली, पर आइए अब बात करते हैं इसके करोड़ों रुपयों प्राइवेट जेट्स में ट्रेवल और इसके कारोबार के बारे में, कि वो है क्या असल में, ये करते क्या है। पहला, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात बिना बताए ही जान लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स को बोल के सॉल्व भी कर देते हैं, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई भी। ये लोगों के अंदर से भूत और जिन भगा देते हैं। कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे लोग चिल्लाने और उचकने लगते हैं, कूदने लगते हैं। और समय समय पे ये कुछ वायरल बयान भी देते हैं, जैसे तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या फिर बुलडोजर ले लो सबके सब। इनके सारे जादुओं के पीछे की असली वजह को हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जुड़े दैनिक भास्कर की टीम से, जो खुद इनके गांव गढ़ा में, इनके धाम बागेश्वर धाम में कुछ समय ठहर के आई, और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो सबसे छुपी हुई हैं इस बड़ी सोशल मीडिया की दुनिया में। पहली चीज कि ये लोगों को ठीक कर देते हैं। ये रहा चंदू, इसके ठीक होने का दावा किया जाता है। भास्कर की टीम ने इनसे पूछा कि इनका ओरिजिन क्या है, इनके माँ बाप कौन है, तो ये नहीं बता पाए। इनका नाम भी ये ठीक से नहीं बता पाए। इनकी प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, ये भी ये ठीक से नहीं बता। बस ये जोर जोर से बागेश्वर धाम सरकार के नारे लगा पाते हैं और कुछ भी नहीं। छतरपुर के एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे मामा कोविड के समय संक्रमित हो गए थे, फिर उनको कॉल आया धीरेन्द्र शास्त्री जी का और उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा,
दूसरे ही दिन मामा जी चल बसे। दमोह के हटा से राम व्यास अग्रवाल अपनी 14वीं पेशी में आए हैं और उनकी समस्या है कि उन्हें घुटनों में दर्द है और उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि घुटने के दर्द में थोड़ा आराम है और शादी का भी कुछ नहीं हुआ है। असल में भास्कर की टीम को 100% ठीक कोई मिला ही नहीं। किसी का कहना ही नहीं था कि मुझे 100% आराम हो गया। भक्तों का कहना था कि आराम है पर कोई चमत्कार नहीं हुआ है और इनकी समस्याएं भी बहुत आम थी। पर फिर सवाल आता है कि बाबा लोगों के मन की बात कैसे जान रहे हैं। इन दिव्य दरबारों में बाबा के सामने वही पहुंचता है जिसकी पेशी की तारीख तय हो चुकी होती है और बागेश्वर धाम की टीम ही यह तारीख तय करती है। पेशी का मतलब बाबा के सामने आना और बाबा का आपकी मन की बात बताना। ये आप डिसाइड नहीं करते, बाबा खुद ही डिसाइड करते हैं कि वो किसके मन की बात कब बताएंगे। जब आप बागेश्वर धाम जाते हैं तो आप सबसे पहले अलग अलग रंग के कपड़ों में बंधे हुए नारियल लेते हैं। अपनी समस्या के हिसाब से आप अलग रंग के कपड़े में बंधा नारियल लेते हैं और उस नारियल को आप मंदिर में कहीं बांध देते हैं। लाल रंग यानी परेशानी, काला रंग यानी भूत प्रेत की बाधा, पीला रंग यानी शादी विवाह नहीं हो रहा है, सफेद रंग का कपड़े वाला नारियल इसका मतलब संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। इन नारियलों को आप प्रार्थना करते हैं और बांध देते हैं। इसके बाद आप बागेश्वर धाम के काउंटर में जाते हैं। काउंटर से पर्ची लेते हैं। आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सब देना पड़ता है और इन पर्चियों को एक बड़े बोरे में जमा कर लिया जाता है। फिर इनमें से सिर्फ 50 लोगों को कुछ दिन बाद फोन करके बुलाया जाता है और वो 50 लोग तय डेट पे बाबा से मिलने जाते हैं और एक बार मिलने के बाद इन लोगों को 21 पेशियों तक वापस आना पड़ता है। ये कंपलसरी है, व्यक्ति को उपस्थित रहना ही पड़ेगा। बढ़ती हुई भीड़ का एक कारण यह भी है कि जिन लोगों की पेशी हुई है वो 21 बार तक लगातार आते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। और जब पहले से ही व्यक्ति की सारी जानकारी बागेश्वर धाम की टीम के पास है तो उसकी बीमारी का या उसके घर के बारे में पता लगाना सोशल मीडिया के जमाने में कितनी बड़ी बात। बाबा ने एक बार रैंडम रिपोर्टर को बुलाया था और उसके बारे में जो जो बताया था वो सब उसके फेसबुक प्रोफाइल में ही था। सेम चीजें, सेम डिटेल्स। हाउ इज इट पॉसिबल? और बागेश्वर धाम बाबा खुद तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उनको फेसबुक चलाना थोड़ी आता है। एक बार बाबा की परफॉर्म की गई अनोखी ट्रिक, जब वो पर्ची बना लेते हैं उसके बाद किसी को बुलाते हैं, उसे श्याम माधव मतलब नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने बाबा को 30 लाख रुपए का चैलेंज भी दिया कि आप प्रूव कर दीजिए और पैसे ले जाइए। इस ट्रिक को कर्ण पिचाशनी विद्या कहते हैं कि ये मुझे भी पता है और सुहानी शाह मैजिशियन भी इसे एक मैजिक ट्रिक ही बताती है। जब बाबा स्टेज में लोगों की बात लिखते हैं और उनसे पूछते हैं क्या ये सही है, बताओ सही है, तो कोई बेचारा इतने प्रेशर में, इतने बड़े स्टेज में ना तो बोल ही नहीं सकता। अब बेचारा लेस एक्यूरेसी के चलते भी हाँ हाँ बोल ही देता है। फिर अगली चीज आती है कि ये भूत कैसे भगा। ये कुछ इस तरह के मंत्र पढ़ते हैं और इससे लोग पागल हो जाते हैं। इनकी वीडियोस के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि सबसे ज्यादा व्यूज उसी वीडियो में है जिसमें ये एक जिन को और एक भूत को, नहीं, एक ताकतवर जिन को और एक ताकतवर भूत को सेनापति से कह के चमीटे की मार लगवा रहे हैं। भास्कर टीम ने हमें बताया कि पेशी वाली जगह जहाँ पे ये सब कार्यक्रम होता है वहाँ पे बाबा के वॉलंटियर्स पूरी जगह फैले होते हैं और किसी भी तरीके की फोटो और वीडियो लेना वर्जित है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा है। लोगों का कहना है बाबा के ही लोग दरबार में अलग अलग जगह भूत प्रेत का ढोंग करते, इस चीज के उन्हें रोज पैसे मिलते हैं। यही वजह है कि उन लोगों की फोटो नहीं लेने दी जाती। हालांकि इनकी बात पे पूरा भरोसा कैसे करें। जैसे इस शख्स को बाबा ने भीड़ के बीच से 23 तारीख को बुलाया और फिर इसके भूत उतारे। फिर इसी शख्स को बाबा ने 8 तारीख को भीड़ के बीच से बुला के भूत उतारे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शख्स बाबा की ही टीम का हिस्सा है जिसे बाबा बार बार ओवर एक्टिंग करा रहे हैं। पर अगर भूत प्रेत ऐसे चमीटे की मार लगाने से ऐसे चिल्लाने और दौड़ने लगते हैं तो आज तक ऐसा सबके सामने हुआ क्यों नहीं? 2023 में ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से? साथ ही साथ जिनको भूत आए हुए हैं, जिनको जिन आए हुए हैं, उनसे बात करने की भी मनाही है। अब नजर डालते हैं रहस्यमयी भिक्षु बाबा के पैसे पे। इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? मंदिर के पास जमीन में बेचारे लोग दुकान लगाते हैं। उन दुकानों का किराया मंदिर की नजदीकी के हिसाब से तय किया जाता है। सबसे पास वाली दुकान का किराया लाख रुपए से ज्यादा है और उससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि बागेश्वर धाम की जमीन ये थी ही नहीं, धीरे धीरे करके जुगाड़ी गई पावर से, बुलडोजर चला के। जैसा ये कहते हैं गाड़ियों की पार्किंग से रोज 50,000 रुपए आते हैं। 200 फीट की जमीन है, उसका किराया है 1 लाख रुपए महीने।
और ठेका है धीरेन्द्र शास्त्री के भाई लोकेश जी का। सरकारी शमशान और तालाब की जमीन पे भी कब्जा हो गया है। गांव में शवों को बाहर ले जाया जा रहा है क्योंकि भाई की पावर है, ऐसे थोड़ी कोई कुछ कर लेगा। सामुदायिक भवन पे भी कब्जा कर लिया गया है। पहले यहाँ पे शादियां हुआ करती थी, लोगों के घर पे रात में जेसीबी चलवा दी गई, लोगों ने धरना किया, कुछ नहीं हुआ। भाई की पावर है। धीरेन्द्र इतने खतरनाक बयान देते हैं और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, बस ऐलान की आवश्यकता है। मतलब दूसरे धर्म के लोग अब समझ जाओ, अब जेसीबी चलने वाला है धीरेन्द्र भाई का। और कुछ ही दिन पहले इनके भाई की वीडियो वायरल होती है जब ये शादी में बागेश्वर धाम का गाना बजाने के लिए बंदूक लेके खड़े नजर आते हैं। इन सब के बारे में अगर लॉजिकली सोचा जाए तो कोई लॉजिक निकल के ही नहीं आता। इन सब का सिर्फ एक ही लॉजिक निकल के आता है, वो है धंधा। एक अच्छा धंधा जो दिमाग लगा के क्रिएट किया गया। हाँ भाई हाँ, धीरेन्द्र भाई आप जीनियस तो हैं, पर आप जीनियस बिजनेसमैन हैं। समाज को इससे बहुत हानि हो रही है। सबसे पहला साइंटिफिक टेम्पर खत्म हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लग रहा है कि भूत जैसी चीजें होती हैं। उनके दिमाग में ऐसी साइंटिफिक तर्क ही नहीं बिल्ड हो पा रहे हैं जो आगे चल के डेवलपमेंट में साथ दे हमारे भारत का। नेताओं को वोट बैंक मिल रहा है, पहले ही इतने सारे भ्रष्ट नेता भरे हुए हैं, ऊपर से अब उनको वोट बैंक भी मिल रहा है। राजनीति धर्म का एक हिस्सा हुआ करती थी, अब बड़े बड़े लोग बीच में आ रहे हैं जो धर्म को राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। बराइची साहब का एक शेर पढ़ के इसे खत्म करते हैं। कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्या ये बाबा फ्रॉड है या नहीं है, या है या पक्का है, ये तो पता लग ही जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री को यहीं खत्म करते हैं। दर्शन प्रोडक्शन में इसी प्रकार की कमाल की धांसू और अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज आती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना यार।